स्वागत है जम्मू संगवारी सागमन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में 30 कदम 2.0 चल रहा है। आपको सीजीजीएस से रिलेटेड वीडियोस मिल भी गए होंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं 30 टॉपिक 30 वीडियो और 30 एमसीक्यूज के साथ 30 वीडियो के साथ। ये हमारा 9वां वीडियो होगा जिसमें हम मिडाइवल छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, नाग और काकती वंश को लेकर। पिछला वीडियो आपको मिला होगा जिसमें हम कलचुरी और सोम डायनेस्टी को लेकर देखे थे। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं नाग और काकती वंश से रिलेटेड। और नाग वंश में दो, छिंदक नागवंश चक्रकोट बस्तर के और फनी नागवंश मैकल रेंज कंवरधा रीजन के। क्वेश्चन हमारा पहला है, मधुरांतक देव का संबंध किस क्षेत्र से था? जैसे आप नागवंश पढ़े होंगे तो नागवंश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं छिंदक नागवंश, और छिंदक नागवंश के एक शासक का नाम आप सुनते हैं, वो है सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम का अभिलेख है कुरुषपाल अभिलेख 1069 एडी का एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। क्या जानकारी मिलता है इससे? तो इससे जानकारी मिलता है कि उन्होंने अपने पिताजी के राज्य क्षेत्र को, जो इनके पिताजी थे वो थे जगदेव भूषण, जिनको धारावर्ष के नाम से जानते हैं, बारसूर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस राज्य क्षेत्र को ये पुनः प्राप्त किए थे मधुरांतक देव की हत्या करके। तो कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन से जानकारी है मधुरांतक देव छिंदक नागवंश से ही संबंधित थे, दूसरे परिवार से बोलते हैं, जिन्होंने इस राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो राज किए हैं 62 to 69 तक मधुरांतक देव का शासनकाल था। तो इसका संबंध चक्रकोट, कहने का मतलब छिंदक डायनेस्टी से संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बस्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे? आपको यह बताना है कि कौन छिंदक नागवंश के राजा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग्स टू द छिंदक नाग डायनेस्टी? जैसा कि आप पूरे छिंदक नागवंश की वंशावली देखते हैं तो पढ़ते होंगे आप, नृपति फाउंडर है, नृपति भूषण संस्थापक राजा। अवधि तो ऐसे आप जानते होंगे कि छिंदक नागवंश का शासनकाल अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन एर्राकोट और टेमरा, इस आधार पे तिथि निर्धारित की गई है 1023 से 1324। इनके सक्सेसर हुए जगदेव भूषण, या ऐसा मिलेगा जगदेव भूषण धारावर्ष। उनके सक्सेसर हुए वो है सोमेश्वर प्रथम। इनके सक्सेसर हुए उनका नाम है कन्हर प्रथम। इनके सक्सेसर हुए उनका नाम है कन्हर द्वितीय। उनके सक्सेसर हुए उनका नाम है सोमेश्वर द्वितीय। फिर आपको नाम मिलेगा नरसिंह, जयसिंह, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको हरिश्चंद्र देव नाम मिलेगा आपको। तो ये उनकी डायनेस्टी में वंशावली जितना नाम लिया हूँ, तो सोमेश्वर देव थे, गोपाल देव कहीं नाम नहीं लिया हूँ, तो दो तो जहां जहां है वो कट जाएगा। दो यहां दिख रहा है, दो यहां दिख रहा है, दो यहां दिख रहा है, मतलब एक ऑप्शन बचा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सोमेश्वर कन्हर देव में फर्स्ट सेकंड, और जयसिंह नरसिंह ऐसा आपको शासक मिलेगा। तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मतलब आपको गलत कथन बताना है। काकती शासक वीर सिंह देव ने सबसे लंबे समय अवधि तक, बिल्कुल सही है, 1553 से लेकर 1624 के आसपास ये राज किए हैं। सबसे लंबे समय तक यही शासक रहे काकती डायनेस्टी में। और आप ये भी जानते होंगे कि इन्हीं के शासनकाल में ही आज जो बस्तर दशहरा में 2 टाइप का रथ चलता है, वो परंपरा यही शुरू किए थे। काकती वंश का अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंसदेव था। बिल्कुल जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ 1948 में और मर्जर हुआ इस रियासत का, तो यही राजा थे प्रवीण चंद्र भंसदेव। तो सही नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों सही है। लंबे समय तक शासन भी किए वीर सिंह देव, और अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंसदेव भी रहे हैं। तो ना तो एक ना तो दो, मतलब गलत कथन, ना पहला गलत है ना दूसरा गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है,
दलपत सागर किस वंश के शासक से संबंधित है? जानते होंगे काकतीय वंश के एक राजा थे दलपत देव। दलपत देव जिनका शासन अवधि है 1731 टू 1774। 1772 में यही जो है वो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए बस्तर से राजधानी शिफ्ट कर दिए थे, वो है जगदलपुर। और इन्होंने ही जगदलपुर में गंगामुड़ा तालाब, गंगामुड़ा और दलपत सागर तालाब बनवाया था। तो ये दोनों पॉन्ड का संबंध दलपत देव नाम के किंग रूलर से है, और ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो है काकतीय डायनेस्टी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, मड़वा महल का निर्माण किस अवधि एवं वंश से संबंधित है? तो मड़वा महल अभिलेख ये आप जानते होंगे। इस मड़वा महल अभिलेख का कनेक्शन जो है वो है आपके कौन सी डायनेस्टी से? फणिनाग, फणिनाग वंश से संबंधित है ये मड़वा महल इंस्क्रिप्शन। और इस मड़वा महल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रामचंद्र का नाम मिलता है, रामचंद्र देव, जिन्होंने रतनपुर कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह के उपलक्ष्य में उस इंस्क्रिप्शन को जारी करवाए थे। तो फणिनाग वंश से संबंधित है। अब इसमें जो अवधि मिलता है वो है 1406 विक्रम संवत। 1406 विक्रम संवत आप जानते होंगे, जानकारी में होगा तो शक संवत सुने होंगे, विक्रम संवत सुने होंगे आप। तो विक्रम संवत जो है वो स्टार्ट हुआ था 57 BC में। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए कैसे करते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जो आज हम पढ़ते हैं ये जो है वो है कॉमन एरा है, यही एडी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जितना भी है वो है BCE, बिफोर कॉमन एरा, या इसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ऐसा माना गया है क्योंकि ये कैलेंडर जो है वो ग्रेगोरियन से रिलेटेड है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसी को ही। ब्रिटिश कैलेंडर जो है तो ईसा मसीह का जन्म का काल है। इसके पहले जितनी घटना घटी उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और बाद की घटना कहलाती ईसवी। तो ईसा पूर्व 57 बोल रहा हूँ, ईसा पूर्व की कहानी 57 BC में स्टार्ट हुआ है, 57 ईस्वी में ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ है, वो है आपका विक्रम संवत। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1406 विक्रम संवत, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ है, फिर आगे आप बोल सकते हैं ये मान लीजिए है। लेकिन अगर इसको हमको सेंचुरी में देखना है या ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तब सेंचुरी देख सकते हैं। ईस्वी में अगर कन्वर्ट करें तो ईस्वी यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अवधि हमको चाहिए। आप जान रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो है 57, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी अवधि जो है वो है 1406। 1406 है। तो अगर आप जो है इसमें 57 को माइनस कर देंगे, 57 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये अवधि, और ये अवधि मिलेगा आपको 1349 ईस्वी मिलेगा, 1349 ईस्वी। तो 1349 ईस्वी ये विक्रम संवत में है वो इंस्क्रिप्शन, इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना है, फिर शताब्दी में आना है। तो 1349 ईस्वी बोलने का मतलब है क्या? 14th सेंचुरी। अवधि समझ आ गया? वंश है वो बता दिया फणिनाग, तो देख सकते हैं आप 14th सेंचुरी से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 14वीं शताब्दी, उसमें भी फणिनाग डायनेस्टी, और उसके राजा है वो है रामचंद्र देव। रतनपुर राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करने के लिए वो मंदिर बनवाया, बोलते हैं 16 पिलर वाला एक मंदिर है जिसमें पूरी वंशावली का जिक्र होता है, जिसमें मैथुन मूर्तियां हैं, मतलब उसमें चित्र अंकित है, मतलब एक निर्माण आर्किटेक्चर का एक नमूना है। तो 14th सेंचुरी फणिनाग डायनेस्टी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सर, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ?
भोरम देव मंदिर, अगेन फनी नाग डायनेस्टी, फनी नाग वंश। और फनी नाग वंश की कहानी भोरम देव इंस्क्रिप्शन मड़वा महल से जुड़ा हुआ है, जिसमें से अहिराज नाम के वो जो नाम लिखा हुआ है वंशावली का मड़वा महल से, उसमें 24 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें से 24वें नंबर पर है रामचंद्र देव, इसमें 6ठे नंबर पर है वो है गोपाल देव। और गोपाल देव का कनेक्शन है भोरम देव इंस्क्रिप्शन से। भोरम देव अभिलेख के अकॉर्डिंग राजा थे गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है, गर्भगृह में है क्या शिवलिंग, तो भोरम देव मंदिर है। ये मिलता है कलचुरी संवत में, जो भोरम देव इंस्क्रिप्शन है उसकी जानकारी कलचुरी संवत में, 840 कलचुरी संवत का ये मंदिर। अब इसको डिकोड करना है। कलचुरी संवत शुरू हुआ था 248-249 में, 248 समझ लीजिए आप। तो ये कलचुरी संवत शुरू हुआ है, अब उसी को समझा रहा हूँ। इसके बाद की कहानी ईस्वी में शुरू हो रहा है। ये मान लीजिए 248 AD है जहाँ से कलचुरी संवत स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 840 है, मतलब ये टाइम पीरियड 840 है, लेकिन हमको यहाँ से अवधि चाहिए, तो ये टाइम पीरियड है आपका 248। आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 1088। सेंचुरी में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 11 सेंचुरी। तो जो भोरम देव का मंदिर है वो 1088 AD के आसपास निर्मित है ईस्वी में। और अगर शताब्दी देखें तो 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। छिंदक नागवंश से संबंधित शासक हैं, अगर देखिए इसमें से तो पहला है सोमेश्वर देव द्वितीय, आप पढ़े हैं सोमेश्वर प्रथम सोमेश्वर द्वितीय ऐसा नाम मिलेगा। कन्हर द्वितीय, कन्हर प्रथम, कन्हर द्वितीय करके मिलेगा। जयसिंह भी नाम मिलता है, नरसिंह जयसिंह। और परमेश्वर सिंह देव ऐसा नाम इसमें नहीं है। तो 1, 2, 3 ये तीनों नाम का संबंध छिंदक नाग डायनेस्टी से है। आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द फैमिली ट्री वंश वृक्ष ऑफ काकती डायनेस्टी डज नॉट बिलोंग्स टू, काकती वंश के वंश वृक्ष से संबंधित नहीं है। कौन सा नाम इसके वंश वृक्ष से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में देखिए पुरुषोत्तम देव ये आपको मिलेगा, पुरुषोत्तम देव संबंधित है। कन्हर देव इस नाम का काकती डायनेस्टी में नहीं है, ये छिंदक से था। प्रताप राजदेव भी मिलेगा, जयसिंह नरसिंह देव भी मिलेगा। तो देख लीजिए 2, अब 2 जहां कहीं है वो आंसर नहीं होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। 1 और 3 तो है ही, लेकिन 2 जहां मेंशन हो गया वो इसका उत्तर होगा, संबंधित नहीं है में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी पुरुषोत्तम देव नाम मिल जाएगा आपको, प्रताप राज मिल जाएगा, नरसिंह देव मिल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से छिंदक नागवंश के शासक नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है कौन से छिंदक नागवंश के शासक नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देखिए आप। जयपाल महिपाल ये जो मिलेगा वो फनी नागवंश में मिलेगा। जब फनी नागवंश के पूरे मड़वा महल के अकॉर्डिंग 24 राजाओं का नाम देखेंगे तो उसमें जयपाल महिपाल ऐसा नाम मिलेगा। जबकि जयसिंह नरसिंह ये नाम आपको मिलेगा, पढ़ेंगे आगे। जतनपाल इंस्क्रिप्शन नरसिंह से है, सुनारपाल इंस्क्रिप्शन जयसिंह से है। तो शासक नहीं है 1 और 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है अगला, बस्तर के काकती वंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में लिखिए। जो बस्तर में काकती वंशियों ने रूल किया उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को हम बांटते हैं, एक तो स्टार्ट हुआ है बस्तर में रूल इनका 1324 और रहा है 1947 तक, जब तक मर्जर ना हो जाए बस्तर का। और इसको 2 पॉइंट में बांट के हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और दूसरा पढ़ते हैं हम डिपेंडेंट आश्रित या निर्भर होके बैठा है। इंडिपेंडेंट रूल आपको बस्तर में दिखेगा जब तक नहीं हुआ है हलवा विद्रोह। तो 1824 टू आप मोटा मोटा बोल सकते हैं 1777 तक का टाइम पीरियड ये स्वतंत्र थे, बस्तर
किसी के अधीन राज नहीं कर रहे थे, वहां के राजा जो है वो स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे ही हलबा रिवॉल्ट होता है 1778 में हो जाता है कोट पॉट ट्रिटी, तो वही कोट पार्ट ट्रिटी का ही कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा। तो 1778 इसको 8 भी ले सकते, कोई दिक्कत ट्रिटी से लेंगे तो 1778 टू 1947 आपको डिपेंडेंट रूल दिखेगा। बस्तर किसी न किसी के अंडर रूल करेगा, जिसमें से अंडर रूल में देखेंगे तो एक नाम मिलेगा आपको भोसले मराठा नागपुर वाले, और दूसरा नाम मिलेगा आपको ब्रिटिशर्स अंग्रेज। भोसलों का अगर डिपेंड यहाँ बस्तर जो है वो भोसलों के अधीन थे, तो देखें तो 1854 तक की कहानी, और यहाँ से कहानी शुरू करें तो 1854 से पूरा 1947 तक ब्रिटिश कंट्रोल में बस्तर रूल किया है। तो ऐसा इसको बांटते हैं। अब जब हम इंडिपेंडेंट रूल देखते हैं तो नाम इसमें पढ़ते हैं अन्नम देव फाउंडर है, हमीर देव, फिर भैरव देव, फिर पुरुषोत्तम देव, जिन्होंने गोंचा पर्व स्टार्ट किया था तीर्थ यात्रा के रूप में, जगन्नाथ भगवान की यात्रा किए थे, पूरी गए थे, तो पुरुषोत्तम देव आता है। उनका सक्सेसर जयसिंह, नरसिंह, प्रतापराज, जगदीश राज, वीर नारायण, वीर सिंह, दिक्पाल, राजपाल, दलपत देव। उसके बाद फिर आप देखना शुरू करते हैं दरिया देव, अजमेर सिंह, दोनों भाई का संघर्ष, हलबा विद्रोह, कोटपाड़ संधि। तो फिर कोटपाड़ के बाद दरिया देव, आपको नाम मिलेगा महीपाल, नाम मिलेगा भूपाल, भैरव देव, रुद्र प्रताप देव, फिर प्रफुल्ल कुमारी देवी, फिर प्रवीण चंद्र भंसदेव। ये पूरा शासक के नाम है। अब देख ले पुरुषोत्तम देव, ये है चौथे शासक थे जिन्होंने गोंचा फेस्टिवल स्टार्ट किया है। भैरव देव जस्ट इनके पिताजी हैं बोल सकते हैं पुरुषोत्तम देव के। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव नाम है। प्रतापराज, ये भी नाम सुने हैं, इन्हीं के समय बस्तर 2 ब्रांच में बढ़ गया था। नरसिंह देव, ये भी नाम आप सुने हैं। सही कालक्रम में बोल दिया जाए तो पहले भैरव देव आएगा, जहां देख लीजिए ऑप्शन ए और डी चल रहा है। भैरव देव के बाद पुरुषोत्तम देव है, तो 2-1 दोनों जगह है। फिर प्रतापराज, पहले आया पुरुषोत्तम, फिर जयसिंह, फिर नरसिंह। प्रतापराज बाद का है, तो 4 आना चाहिए। तो 2 1 4 3, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है चालुक्य वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किस क्षेत्र में पड़ा? चालुक्य वंश कहने का मतलब ये थे वारंगल के चालुक्य। और आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान किया था, तो वारंगल में जो चालुक्य वंशी थे जिसको गवर्न कर रहे थे वह प्रताप रुद्र देव, और उन्हीं के भाई थे अन्नम देव। प्रताप रुद्र देव ने सरेंडर किया, और अन्नम देव जो है वो कुछ सैनिकों के साथ भाग के गोदावरी नदी क्रॉस किया और छिंदक राज्य पर प्रवेश किया। भोपालपट्टनम को जीता, नाहर सिंह पाम्भोई को वहां का जागीरदार अपॉइंट किया, और एक एक करके बस्तर को जीतते गया। जब वो भोपालपट्टनम को जीता, आगे गया तो उसी विजय के उपलक्ष्य में विजयपुर की स्थापना की। वही आज का वर्तमान बीजापुर है ऐसा माना जाता है। फिर बारसूर पर अटैक हुआ, संघर्ष हुआ हरिश्चंद्र देव के साथ, फिर उसको जीता। वहां से फिर दंतेवाड़ा जीता, चित्रकूट जीता, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को जीता है अन्नम देव ने, और काकती वंश की स्थापना की है। तो चालुक्य वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में पड़ा? तो बस्तर ही है, जहां पर पहले छिंदक नागवंशियों का शासन था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण पुरुषोत्तम देव ने करवाया। ऐसा माना जाता है कि जो दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है वो अन्नम देव के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। तो ये तो गलत ही है, गलत कथन तो यही है। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने की, ये बिल्कुल सही है। 1408 ईस्वी के आसपास पुरुषोत्तम देव बस्तर में जो आज रथ यात्रा होता है जिसको गोंचा फेस्टिवल बोलते हैं, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से एकादशी तक जो चलता है उसको स्टार्ट करवाए थे। तो गलत कथन बताना था, एक ही गलत कथन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग वाले हैं।
देखिए अगर इसमें तो एक कॉलम में रूलर दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में मेजर इवेंट है उस टाइम का। अन्नम देव, देखिए अगर तो गोंचा पर्व की शुरुआत अन्नम देव ने किए हैं, पुरुषोत्तम देव किए हैं। पुरुषोत्तम देव 1859 का कोई विद्रोह इनके समय का नहीं है, भैरम देव के समय का है। भैरम देव दंतेश्वरी मंदिर अन्नम देव बनवाए हैं। दलपत देव राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित, ये सही। तो देखिए अगर एबीसीडी के रूप में अन्नम देव दंतेश्वरी मंदिर निर्माण, ए का 3 दिख रहा होगा आपको, ए का 3, ए का 3 ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको। फिर देख लीजिए पुरुषोत्तम देव, ये क्या किए, गोंचा पर 1 होगा बी का। भैरम देव 1859 में वृक्षों के संरक्षण के लिए कोई विद्रोह हुआ है, तो आपको दिख जाएगा भैरम देव 2। और फिर दलपत देव 4, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चल रहे हैं अगले प्रश्न के। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जेरूसलेम का संत, सेंट ऑफ यरूशलेम, आप जानते होंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रुद्र प्रताप देव ने, काकती वंश के राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसी ब्रिटिशर्स ने इनको एक टाइटल दिया था, सेंट ऑफ यरूशलेम बोले थे उसके, यरूशलेम के संत, तो सही है। अंतिम शासक जानते हैं काकती वंश का लास्ट किंग जो था वो था प्रवीण चंद्र भंजदेव। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी जी है बस्तर में काकती वंश के। तीर्थ यात्रा जो किए थे वही पुरी की तीर्थ यात्रा किए थे पुरुषोत्तम देव। तो मैच हो रहा है ए बी सी डी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, काकती वंश से संबंधित शासक नहीं है। काकती वंश फिर से वही जो बताया हूं वो ध्यान रखना है आपको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। भैरव देव नाम के थे, भैरम देव नाम के थे, भानुदेव नाम का कोई नाम नहीं लिया हूं मैं, जयसिंह देव, नरसिंह देव ऐसा सुने, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। भानुदेव नहीं थे काकती वंश में। काकती वंश के संदर्भ में सही नहीं है, गलत बताना है। प्रफुल्ल कुमारी देवी रानी चोरिस के नाम से जानी जाती थी, गलत है ये। बस्तर में रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल। जब आप पढ़ते हैं 1878 82 तक हम पढ़ते हैं, जो जुगराज कुंवर थी, जुगराज कुंवर वही भैरम देव की पत्नी, वो रानी चोरिस के नाम से बस्तर में जानी जाती थी, उन्हीं का विद्रोह है। रानी चोरिस राजा भैरम देव की पत्नी थी, ये भी सही है। बस्तर एवं मयूरभंज राज परिवार में पारिवारिक संबंध था, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी जी का विवाह मयूरभंज के शासक के भतीजे से, मतलब उसी राज परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से। तो ऑप्शन जो ए दिख रहा है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि गलत कथन बताना था। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी रानी चोरिस के नाम से नहीं जानी जाती थी, वो जुगराज कुंवर है जो कि भैरम देव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है हमारा, फनी नागवंश के बारे में आपको विचार करना है कुछ कथन के रूप में। फनी नागवंश के अभिलेख भोरम देव मंदिर से मिले, सही कथन है। अहिराज, गोपाल देव, लक्ष्मण आदि फनी नागवंशी शासक थे, ये भी सही कथन है। फनी नागवंश की राजधानी जगदलपुर थी। फनी नागवंश का शासन क्षेत्र जो है वो मैकल रेंज में रहा। इधर छिंदक नागवंशियों का शासन था जो बस्तर रीजन है, और जगदलपुर उनकी भी कैपिटल नहीं थी, तो काकती वंश के शासन काल में बना है, तो ये कथन गलत है। सही अगर देखा जाए तो इनसे रिलेटेड सही जो कथन है वो 1 और 2 है। फनी नागवंश का अभिलेख भोरम देव से मिलता है, हिराज, गोपाल और लक्ष्मण ऐसा नाम आपको मिलेगा वहां। छिंदक नागवंश के बारे में विचार करना है, इसके संस्थापक नृपति भूषण थे, सही है ये। बारसूर इनके प्रशासन काल का महत्वपूर्ण केंद्र था, राजधानी के रूप में आप पढ़ते हैं, ये भी सही है। जतनपाल अभिलेख सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है। जब हम पढ़ते हैं इसको तो फिर जतनपाल इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, नरसिंह देव से संबंधित है। सुनारपाल इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये जयसिंह देव से संबंधित है। सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है। कुरुषपाल नारायण पाल इंस्क्रिप्शन, बारसूर इंस्क्रिप्शन
जगदेव भूषण धारावर्ष से संबंधित है। नृपति भूषण से एर्राकोट इंस्क्रिप्शन संबंधित है। टेमरा अभिलेख हरिश्चंद्र देव से संबंधित है। शासनकाल के महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन एविडेंस है। तो देख लीजिए आप, इनके इस वंश के संस्थापक नृपति भूषण थे, सही है। प्रशासन का केंद्र बारसूर था, ये भी सही है। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में बताना है आपको। क्या है कथन जो दिया हुआ है, उसमें भी बोला जा रहा है, सही विकल्प बताना है। करेक्ट ऑप्शन जो कौन सा है वो, ये छिंदक नागवंश के शक्तिशाली राजा थे, बिल्कुल। सोमेश्वर देव का विजय अभियान कुरुशपाल अभिलेख में बताया गया, बहुत सारी क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, विजय अभियान किया था। इवन कौशल का अभियान 2-2 बार जिक्र होता है। इन्हें जाजलदेव प्रथम ने बंदी बनाया था, ये भी सही है। बंदी बना लिया गया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा। जब आप पढ़े होंगे टाइम प्रथम 1090 to 1120, इनका टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं वो है 10692 4 टाइम 1, दोनों टकराए थे, बंदी बना लिया गया था। इनके शासनकाल का उल्लेख नारायणपाल और कुरुशपाल अभिलेख में मिलता है, ये भी सही है, क्योंकि नारायणपाल और कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन इन्हीं से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 1, 2, 3। क्वेश्चन है, कन्हर देव के संबंध में सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? कन्हर प्रथम जो कि सोमेश्वर प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ये बिल्कुल सही है। 1111 से 53 तक उन्होंने शासन किया था। कन्हर द्वितीय ये कन्हर प्रथम के उत्तराधिकारी, 53 से 95 तक इनका शासनकाल था, ये दोनों सही है। गलत बताना है, इनके समय काकतीय वंश से संघर्ष हुआ नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र देव और अन्नम देव का संघर्ष हुआ है। तो हरिश्चंद्र देव बहुत बाद में आते हैं, 1324 के आसपास संघर्ष होता है, तो ये कथन गलत हो गया। चौथा जो है वो कन्हर प्रथम की जानकारी कुरुशपाल अभिलेख से प्राप्त होती है। जब आप कन्हर प्रथम को पढ़ते हैं तो कन्हर प्रथम की जानकारी कुरुशपाल अभिलेख से नहीं मिलता है, कन्हर प्रथम की जानकारी जो है वो नारायणपाल अभिलेख से मिलता है, जो कि 1111 ईस्वी का अभिलेख है। तो 3 और 4 गलत है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, जतनपाल अभिलेख के बारे में आपको ये बताना है कि जो जतनपाल अभिलेख है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत कथन बताना है। ठीक है, तो जतनपाल अभिलेख इनका संबंध जो है वो मैं बता दिया हूं, किससे है? नरसिंह से है। देख लीजिए, यह सुनारपाल से संबंधित है। सुनारपाल एक इंडिविजुअल लोकेशन है और सुनारपाल से इंस्क्रिप्शन है वो जयसिंह का, आपका जयसिंह का इंस्क्रिप्शन मिलेगा। यह नरसिंह देव के काल का है, एकदम सही है, नरसिंह देव के काल का है। यह काकतीय वंश का अभिलेख है, काकतीय वंश का नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वो छिंदक नाग डायनेस्टी है, तो छिंदक नाग वंश से संबंधित। अब सही नहीं है तो एक तो ये सही नहीं है, तीसरा सही नहीं, 1 और 3 जहां कहीं आपका आंसर दिख रहा होगा वो है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी से के संदर्भ में कथन दिया गया है, वह काकतीय वंश की पहली महिला शासिका थी, ये सही है। उनकी मृत्यु 1936 में हुआ, लंदन में हुआ। ये भी हम पढ़ते हैं कि 1922 में वो सत्ता संभाले और 36 तक वो रूल किए हैं। फिर इनके पुत्र आए, कौन? प्रवीण चंद्र भंजदेव, जो कि आगे रूल करते हैं, वो भी सही। वह प्रवीण चंद्र भंजदेव की पुत्री थी, नहीं भाई, प्रवीण चंद्र भंजदेव के कौन थे? माता जी थे प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो 1 और 2 ही प्रफुल्ल कुमारी देवी जी से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रवीण चंद्र भंजदेव के संदर्भ में पूछा गया, वे काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, बिल्कुल थे। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, हाँ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। वे प्रफुल्ल कुमारी देवी के पिता थे, पिता नहीं थे, पुत्र थे प्रवीण चंद्र भंजदेव प्रफुल्ल कुमारी देवी के। तो 1 और 2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंश के संदर्भ में आपको विचार करके कथनों पर सही जानकारी देना है। नारायणपाल अभिलेख सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है, एकदम सही है। सोमेश्वर प्रथम का कुरुशपाल और नारायणपाल अभिलेख है। सुनारपाल अभिलेख जयसिंह देव से संबंधित है, ये भी सही है। टेमरा अभिलेख हरिश्चंद्र देव का है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। फनी नागवंश भोरमदेव और मड़वा महल अभिलेखों से जाना जाता है, एकदम सही है। भोरमदेव इंस्क्रिप्शन, मड़वा महल इंस्क्रिप्शन मिलता है। नागवंश की एक शाखा बारसूर में शासन करती थी, ये भी जानते हैं। नाग डायनेस्टी जब हम पढ़ते हैं तो दो नाग डायनेस्टी पढ़ते हैं, एक फनी नागवंश और दूसरा छिंदक नागवंश। फनी नागवंश का शासन वो मैकल रेंज या कवर्धा से हमको जानकारी मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन है, और इसका जो शासन है वो बस्तर रीजन, जिसको चक्रकोट के नाम से जानते थे। तो एक नागवंश का शासन बारसूर राजधानी बना के था। छिंदक नागवंश की शुरुआत नृपति भूषण ने की है, सही विकल्प चुनना है। ये तीनों जो कथन है सही है, क्योंकि छिंदक नागवंश स्टार्ट हुआ था नृपति भूषण से, फाउंडर है वही। एर्राकोट इंस्क्रिप्शन जानते होंगे आप। नागवंश की शाखा ये भी सही पढ़े हैं। फनी नागवंश की जानकारी भोरमदेव मड़वा महल से। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर है, पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत की, एकदम सही कथन है ये। गोंचा पर्व की शुरुआत छिंदक नागवंश के दौरान हुई थी। जब गोंचा पर्व आप पढ़ते हैं तो उस समय बस्तर में शासन था काकती वंश का, तो ये कथन तो गलत हो ही जाएगा, मतलब कारण जो है वो, तो कथन वही बस सही है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, जो असर्शन है रीजन दोनों सत्य, दोनों तो सत्य हो नहीं सकता, हट गया। दोनों सत्य, ये भी हट गया। सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। असर्शन सही है लेकिन उसका जो रीजन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है असर्शन के रूप में, अभिकथन के रूप में दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर में स्थापित की थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बस्तर से जगदलपुर राजधानी बनाए थे वो। उनके पुत्र अजमेर सिंह ने काकती वंश का विस्तार किया था, ऐसा कहीं आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे, जब इस पूरे डायनेस्टी को पढ़े होंगे तब दलपत देव का शासन काल रहता है 1731 टू 1774। इसके दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र थे दरियादेव, वही अगला इनका सक्सेसर हुआ। इसके नीचे है दरियादेव की बात किया जाए तो दरियादेव रूल किए फिर 1774 टू 1776, लेकिन कुछ झंझट हो रहा था, वो पढ़ते हैं जब हम, तो थोड़े समय के लिए अजमेर सिंह का कब्जा हो जाता है जगदलपुर पे, और अजमेर सिंह 1776 टू 1777 तक रूल करते हैं, और फाइनली फिर अजमेर सिंह की हत्या होती है, वही हलवा रिवॉल्ट के रूप में देखते हैं 1774 टू 1777, और फिर दरियादेव आके बैठते हैं 1777 टू 1800 तक। यहाँ बोला जा रहा है अजमेर सिंह ने काकती वंश का विस्तार किया, वो तो बेचारा एक साल भर बैठे, कहाँ विस्तार कर डरे, वो तो मरत रही से, दोनों भाई लड़ी झगड़ा चला थे, बचाना है अपन आपला। तो ये तो सही दिख रहा है, ये गलत है। फिर से ऑप्शन सी, असर्शन जो है वो सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है अन्नम देव ने बस्तर क्षेत्र में काकती शासन की नींव डाली, एकदम सही है, अन्नम देव फाउंडर है। वह छिंदक नागवंश के सेनापति के रूप में कार्यरत थे, नहीं भैया, ये तो चालुक्य वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव भाई रही से, वारंगल के चालुक्य, जब वो खिलजी के अटैक होते तभी आते कहाँ, बस्तर। तो ये फिर गलत, ऑप्शन सी फिर से कर सही जवाब है क्वेश्चन के, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। प्रश्न है सर, लास्ट प्रश्न है वीडियो के, छिंदक नागवंश का प्रमुख केंद्र बारसूर था बिल्कुल, जब छिंदक रूल कर रहे थे तो बारसूर कैपिटल था। सेनापति चंद्रादित्य द्वारा बारसूर में तालाब और मंदिर का निर्माण करवाया गया था, एक नाम है वो है धारावर्ष जगदेव भूषण, और इन्हीं के सामंत सेनापति थे, कमांडर थे, सामंत थे, वो थे चंद्रादित्य नाम का व्यक्ति, और उसी चंद्रादित्य ने बारसूर में तालाब और मंदिर बनवाया है, जिसको चंद्रादित्य तालाब बोलते हैं, चंद्रादित्य मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों तो सही दिख रहा, व्याख्या है कि नहीं वो देख लीजिए। सेनापति चंद्रादित्य द्वारा बारसूर में तालाब और मंदिर निर्माण करवाया गया,
छिंदक नागवंश का प्रमुख केंद्र बारसूर था, क्योंकि जब बारसूर में ही ये सब चीज है तो कहीं ना कहीं प्रशासन वही आसपास ही, या प्रशासन का मूल केंद्र वही था। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों सत्य है, करेक्ट है। और होता क्या है, राइट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये है आपके 30 का दम 2.0 का अगला वीडियो, जिसमें हम बात किए हैं काकती वंश से संबंधित और नागवंश से संबंधित आपको मिला है, छिंदक नागवंश, फनी नागवंश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।